हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने ग्रेन्स और टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर हमने इंडिविजुअली उसको एक्सप्लेन किया था, पैडी, वीट, ये सब ग्रेन्स। ओके, आज हम इस वीडियो में फूड ग्रेन क्रॉप्स करेंगे, सॉरी नॉन फूड क्रॉप्स करेंगे जो कि फूड क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रबर से स्टार्ट करते हैं। रबर जो है ये एक टोरियल क्रॉप है, यहाँ पे बहुत हीट बना रहता है। आपको पता है इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इसको ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी। और इसमें आपको रिक्वायर्स ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमिड क्लाइमेट की, यानी गर्मी, और रेनफॉल की भी जो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत है। और टेम्परेचर भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होनी चाहिए। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और इसको ग्रो की जाती है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। अब हम फाइबर क्रॉप्स देख लेते हैं। फाइबर क्रॉप्स में आती है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, जो कि 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स जो कि इंडिया में ग्रो की जाती है। तो आपको ये याद रखना, और भी फाइबर क्रॉप्स हो जाते हैं, बट कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क, ये 4 जो है ये मेजर फाइबर क्रॉप्स भारत की है। पहला जो 3 है, यानी कॉटन, जूट और हेम्प, ये डिराइव्ड की जाती है जो क्रॉप सॉइल में ग्रो की जाती है। और दूसरा जो सिल्क हो गया, ये ऑब्टेन्ड की जाती है फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, ये कीड़ा होता है जिसको ग्रीन फ्रेश लीव्स यानी कि मुलबेरी की, ठीक है, इसको फीड की जाती है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, जिसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉटन, जूट, हेम्प ये सॉइल में कल्टीवेट की जाती है, ग्रो की जाती है। और जो सिल्क हो गई वो हो जाती है सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, उसके ककून से बनाई जाती है और उनको मलबेरी का प्लांट खिलाया जाता है। कॉटन से देखो तो कॉटन इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन जो होती है वो मेन रॉ मटेरियल होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, 2017 में इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन, चाइना के बिल्कुल बाद। कॉटन ग्रो होने लगा बहुत ही, अगर देखोगे तो सूखा पार्ट्स जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू में इसको कल्टीवेट की जाती, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, राइट। इसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और रेनफॉल और इरिगेशन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी रेनफॉल की ज़रूरत है, टेम्परेचर ज़्यादा, 210 फॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये खारीफ क्रॉप है जिसे 6 to 8 मंथ्स मैच्योर होने में लगती है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। अब हम जूट देखते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन चमकती है ना। जूट ग्रो करती है बहुत ही वेल ग्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में इन द फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे सॉइल जो होती है बार बार न्यू हो जाती है हर साल। तो आप इसको बोल सकते हैं न्यू एलुवियम, राइट, जिसको खादर बोलते हैं। यहाँ की जो टेम्परेचर होती है उसे ज़रूरत पड़ती है ताकि डे टाइम टेम्परेचर में वो गर्म रहे और उसकी ग्रोथ हो आराम से। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो जाएगी। इससे गनी बैग्स बनते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स। अब इसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होने से क्या होता है, ये मार्केट में इसकी
सिंथेटिक फाइबर पैकेजिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली अब नायलॉन की यूज़ हो रही है, तो अब ये इतना ज़्यादा सेल होता नहीं है, तो इसकी जो है डिमांड जो है वो अब दुकान में घट गई है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि मेंशन हमने प्रीवियस पेजेस में की थी कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में 1000 साल पहले से, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमने बिना कोई टेक्नो इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, यूज़ किया, जिससे हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हो गया, इतनी ज़्यादा आउटकम नहीं देख पाती है। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज जैसे इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ने यूज़ किया लार्ज पार्ट्स कंट्री में, अभी भी हम डिपेंड करते हैं मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर्स को हम आगे तक जारी रख सकें। फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज पोज कर रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, लोगों को जॉब देता है। 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ के पॉपुलेशन की ज़रूरत और टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया जा सके। यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशंस, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा की जा सके। were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. लैंड रिफॉर्म जो है वो पहला मेन फोकस है हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, ठीक है। लैंड रिफॉर्म याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही बात की गई थी। यहाँ राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रही है, यानी टूट रही है ना, लोग फ्रेगमेंट कर रहे हैं, नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो यहाँ पे लॉज है, लैंड रिफॉर्म्स जो है उसको इनैक्ट की गई है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी भी क्या है, अभी इतनी ल्यूकवार्म है, ठीक है, मतलब इतनी इंटेंस नहीं हुई है, बस कहीं है कहीं नहीं है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बार्क करी है, इंट्रोड्यूस करा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ताकि इम्प्रूव हो सके इंडियन एग्रीकल्चर 1960s और 1970s में। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ है जिसको शुरू कर गई थी ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। तो इससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़, थोड़े कुछ एरियाज़ में देखा गया, ठीक है, इसका सक्सेस। देयरफॉर 1980s एंड 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट की गई, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स देखी गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, ये दो रिफॉर्म्स, प्रोविजंस ऑफ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट देंगे, जहाँ पे मान लो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या फ्लड आ गई, या साइक्लोन, या आग लग गई, या कोई डिजीज़ के चलते, तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक्स को स्थापित की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, बैंक्स को, ताकि ये लोन फैसिलिटीज़ फार्मर्स को बहुत ही कम रेट्स में इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड कर सकें और स्टेप्स भी दे सकें, गाइडेंस, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीएआईएस, ये कुछ दूसरे स्कीम्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि बेनिफिट्स मिल सके फार्मर्स को। मोर ओवर यहाँ पे स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जो रेडियो में ब्रॉडकास्ट होती है और टेलीविज़न में भी। गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंस करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, ताकि यहाँ पे जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो फार्मर्स का, स्पेक्यूलेटर्स जो करते हैं या फिर उसको मिडिल मैन भी बोलते हैं, तो उसको अवॉइड किया जा सके। अब यहाँ पे एक भूधन ग्रामधन है जिसको आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था विनोबा भावे को एज ए स्पिरिचुअल हायर।
ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज, ठीक है, विनोबा भावे जी को। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ द गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। जब गांधी जी की मार्टरडम हुई यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, तो विनोबा भावे ने पद यात्रा लिया ताकि गांधी जी की मैसेज को वो क्या करे, पूरे एंटायर कंट्री में उनको फैला दे, ठीक है। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचामपल्ली इन आंध्र प्रदेश, कुछ पुअर लैंडलेस वेजर्स ने डिमांड करा कुछ लैंड ताकि उनके लिए कुछ इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। तो विनोबा भावे ने उनको प्रॉमिस तो नहीं किया कि वो तुरंत उनको दे देंगे, बट उन्होंने ये कहा कि वो गवर्नमेंट से इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे। इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ लैंड फॉर देम इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। सडनली यहाँ पे श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो खड़े हुए और उन्हें 80 एकर्स ऑफ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया 80 लैंडलेस विलेजर्स में। और ये जो एक्ट है इसको हम भूदान बोलते हैं। तो आपको श्री रामचंद्र रेड्डी की नाम याद रखनी है। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडिया वाइडली ऑन ओवर इंडिया। कुछ जमींदार ओनर्स और बहुत सारे विलेजर्स ने ऑफर करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने विलेज लैंडलेस को, तो इसको हम बोलते हैं ग्रामदन। हाउएवर बहुत सारे लैंड ओनर्स ने चूज़ करा कि कुछ पार्ट ऑफ देयर लैंड द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। तो ये भूदन ग्रामदन मूवमेंट इनिशिएटेड किससे की गई है, तो विनोबा भावे, जिनको हम बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें खून नहीं बही थी इस रिवॉल्यूशन में। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इनकी क्या आउटपुट हो रही है, यानी हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कहाँ पर स्टैंड आउट है, यानी कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो एग्रीकल्चर जो है ये बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि 60% इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर करने के लिए। दो इसकी जो शेयर है जीडीपी की वो रजिस्टर्ड की गई है, काफ़ी डिक्लाइन ट्रेंड देखी गई है 1951 से। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 54.6% जो है टोटल वर्क फोर्स जो है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। और यहाँ के जो एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ है जो, तो आपको याद रखना है कि 2011 की सेंसस में 54.6% जो टोटल वर्क फोर्स है, ठीक है, यानी कि लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, इतने लेबर हैं। एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल फॉर सब्सिस्टेंस। यहाँ की जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर की जीडीपी में, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जिसको कंसर्न है, क्योंकि कोई भी डिक्लाइन और स्टैग्नेशन होती है एग्रीकल्चर में, वो डिक्लाइन हो जाएगी दूसरे स्फीयर में भी दिखेगी हमारे इकोनॉमी में, और इसका एक बहुत ही आपको वाइडर इम्प्लीकेशन सोसाइटी में देखने को मिलेगा। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर और मॉडर्नाइज हो सके। यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कि ICAR है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल डेवलपमेंट में यहाँ पे कॉन्टीन्यूस रिसर्च होती है, डेवलपमेंट और मेट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्टिंग, ये सब को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे एसेंशियल कंसिडर की गई है, ठीक है। यानी कि रूरल में भी क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलेंगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाएंगे, फैक्ट्रीज़ लाएंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स को ली गई है गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसका सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब 4.1 की टेबल से क्लियर है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है कुछ सालों के बाद, और इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री,
ठीक है, हमारे कंट्री में ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट नहीं कर रही है। द ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर का वो डिसलरेटिंग हो रही है, यानी कम रही है, अलार्मिंग। तो यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड एनीवन, ठीक है, तो डिसलरेटिंग है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज। बहुत सारा इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसको रिडक्शन की गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सब्सिडी दी गई है फर्टिलाइज़र्स में जो कि डिक्रीज़ड हो गई है, जैसे इंक्रीज़ हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इम्प्रूव की गई है, डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी इंपोर्ट को रिडक्शन ही करना है, नहीं तो ये अल्टीमेटली क्या है, हानिकारक है हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर के लिए। फार्मर्स यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर से। क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रही है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जब इन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड लैंड अंडर एग्रीकल्चर जो वो डिक्रीज़ हो रही है, क्या आप कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा कुछ और बता सकते हो? अब यहाँ पे एक सीरियस क्वेश्चन है कि फार्मर्स क्यों कमिट करते हैं सुसाइड्स इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही नया फेनोमेना है, ठीक है, एक नई चीज़ है जो हमें अभी देखने को मिल रही है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, जब ब्रिटिश आए थे तब भी ग्लोबलाइजेशन थी, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंडियन की जितनी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके अपने देश में भेज देते थे, और कुछ कुछ देश में जब वो उसका रॉ प्रोडक्ट को बाकी देश में भी उसको सेल करते थे। फिर 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट की जाती थी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में। फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया जो थे उनको इंकरेज की गई कि वो इस क्रॉप्स को ग्रो करें। अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आइटम्स को एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। तो ब्रिटिश पीरियड में कॉटन बेल्ट्स जो थे इंडिया के अट्रैक्ट हो जाते थे ब्रिटिश, ठीक है, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया से काफ़ी ब्रिटिश ने अट्रैक्ट हुए, और अल्टीमेटली कॉटन को एक्सपोर्ट की गई ब्रिटेन में एज रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ताकि ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को फीड कर सके। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ क्वालिटी कॉटन जो है वो इंडिया उसे सप्लाई किया। आपने ये पढ़ी होगी चंपारण मूवमेंट में, जो कि स्टार्ट हुई थी 1917 बिहार में। इसको स्टार्ट किया गया था क्योंकि फार्मर उस रीजन में उनको फोर्स की गई थी कि आप इंडिगो प्लांट ही ग्रो करो अपने लैंड में, क्योंकि ये ज़रूरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो कि लोकेटेड था ब्रिटेन में। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। प्रोहिबिटेड थी कि वो फूड ग्रेन्स अपने लैंड में ग्रो नहीं कर सकते, बट ओनली इंडिगो। तो ग्लोबलाइजेशन के अंडर में बहुत सारे 1990s में फार्मर्स जो थे भारत के, वो एक्सपोज्ड हो गए बहुत ही नई चैलेंजेस से। इसके बावजूद भी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर जो हो गए राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडिया इसके इतने हाई प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करने के बाद भी ये compete नहीं कर पा रहा है डेवलप्ड कंट्री के साथ। यहाँ पे आपको कुछ सेक्टर दिखेगी 2012 से 13, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ रेट जीडीपी मेजर सेक्टर्स में। तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन थी 2012-13 से 1.5, फिर 13 से 14 4.2 ही, फिर 14 से 15 और सबसे ज़्यादा गिर गई, जो कि सबसे एक बहुत ही बड़ी ये क्या है, डाउनफॉल है। इंडस्ट्री की 3.6 थी, 5.0, और सबसे ज़्यादा 7.0, विच इज़ अगेन वेरी गुड। सर्विसेज में हमेशा से ज़्यादा था और हो गया, और इससे ज़्यादा ही हो गया, अगेन इट्स गुड। यहाँ पे आपको कुछ न्यू